मारवाड़ शिक्षण संस्थान की 10th की साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में तंबाकू, गुटखा इनके बारे में बात की थी। आज अपन आगे की ओर चलते हैं और अगला जो टॉपिक था, हालांकि मैंने हेडिंग के रूप में लिखवा भी दिया था, मदिरा, या फिर मैं कह दूं शराब, या फिर इसको अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। अल्कोहल। और इसके अगर फॉर्मूले की बात करूं तो देखो, अल्कोहल जो होता है वो होता है एथिल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल, एक ही नाम होता है, एथिल या फिर इसको इथाइल अल्कोहल। फॉर्मूले की बात करूं तो C2H5OH होता है। इस अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो C2H5OH होता है। हम बात किसकी कर रहे हैं? नशीले पदार्थों की बात कर रहे हैं। और नशीले पदार्थों में हमने सबसे पहले किसकी? गुटखा की बात की थी। उसके बाद में हमने तंबाकू को पढ़ा था। हम बात कर रहे हैं अब मदिरा की। मदिरा या फिर शराब कह सकते हैं, या फिर इसको अल्कोहल कहा जा सकता है। इसमें जो कंटेन होता है वो एथिल या फिर इथाइल, एक ही बात है, अल्कोहल होता है। और उसका फॉर्मूला अगर पूछ ले आप तो C2H5OH होता है। सबसे पहले बात आती है कि जो अल्कोहल या मदिरा होता है उसका सेवन क्यों किया जाता है। तो मैंने पहले भी आपको ये क्लियर कर दिया था कि जितने भी नशीले पदार्थ हैं उन सभी का सेवन केवल मानसिक तनाव को कम करना और आनंद की अनुभूति के भ्रम में क्या किया जाता है? नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि मदिरा का सेवन आनंद की अनुभूति या अनुभूति के भ्रम में वह आनंद की अनुभूति के भ्रम में वह मानसिक तनाव को कम करने के कारण किया जाता है। हालांकि देखो, C2H5OH जिसकी एक लिमिटेशन मात्रा यानी कुछ मात्रा अपने शरीर के लिए रिक्वायर्ड भी होती है और अच्छी भी है। कई बार अपन दवाई के रूप में इसका उपयोग भी करते हैं, लेकिन जो अल्कोहल का सेवन करते हैं उनमें इसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और निरंतर सेवन ये अपने स्वास्थ्य के लिए या फिर शरीर के लिए हानिकारक बनता है। अब मदिरा के सेवन से मानव शरीर में किस प्रकार की हानि देखी जाती है? तो अपन लिख सकते हैं कि मदिरा के सेवन से एक तो शारीरिक, दूसरी मैं कह सकता हूं, यहां पर सेकंड की बात करूं, मानसिक, तीसरी बात करूं आर्थिक, चौथी बात करूं सामाजिक। ये चारों तरफ से, यानी इन चारों प्रकारों से मदिरा जो होता है वो मानव जीवन को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से प्रभावित करता है। मदिरा का जो सेवन है
आपसे पूछ लिया जाए क्यों ऐसा प्रभावित करता है, तो इस पर एक बात बड़ी उभर कर आती है अपने सामने कि शारीरिक विकृतियां तो आती ही है। अभी बात करेंगे अपन कि कौन कौन सी शारीरिक विकृतियां है। लीवर में ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। C2H5OH, अगर मैं एथिल अल्कोहल की बात करूं तो ये लीवर में सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। और उसके बाद लीवर में सिरोसिस एक रोग होता है, उसको ये करता है, जिससे अपनी मानसिक जो शक्ति है वो तो क्षीण होती है, साथ ही साथ स्मरण शक्ति में भी कमजोरी रह जाती है। और किसी भी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया जो डेवलप करनी होती है, जैसे सपोज कीजिएगा मुझे यहाँ पर किसी प्रकार की नोक का स्पर्श किया गया तो तुरंत मेरे माइंड में ये सिक्रेशन आया कि मुझे किसी ने स्पर्श किया, और मैं तुरंत वहाँ से मेरे हाथ में एक्टिविटी लूँगा, यानी मैं क्रिया करूँगा। तो ये मेरी एक प्रतिवर्ती क्रिया की उत्तेजना थी। लेकिन जो लोग ये अल्कोहल का अधिक सेवन करते हैं, उन लोगों में इस प्रकार की जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, या फिर मैं कह दूं प्रतिक्रिया, किसी कार्य के प्रति जो रिएक्शन होता है उसकी बात कर रहा हूँ, वो क्या हो जाती है, क्षीण होती है, या फिर मैं कह दूं धीमी हो जाती है। तो ये चारों तरफ से क्या करता है, एक मानव जीवन को प्रभावित करता है अल्कोहल, या फिर मैं कह दूं मदिरा। आगे की बात करूं सामाजिक इफेक्ट तो अपन जानते ही हैं। अपने समाज में जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं उनकी क्या दुर्दशा होती है, कहाँ पर वो समाज में स्थान पाते हैं। अत्यधिक C2H5OH के सेवन से होने वाले रोग, आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि शराब का अत्यधिक सेवन करने से कौन सा रोग होता है, तो एक तो होता है वश्य यकृत रोग। वश्य यकृत रोग, फैटी लीवर। और दूसरे की बात करूं तो दूसरा जो रोग होता है अपना, वो होता है यकृत सीरोसिस रोग। फर्स्ट होता है यकृत, वश्य यकृत यानी फैटी एसिड, फैट बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है इससे। और दूसरा क्या होता है, यकृत सीरोसिस रोग। अब आपको ये क्लियर थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, मैं बता दूं आपको, जो अपन भोजन करते हैं, हालांकि ये अपन चीज़ें दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, जो अपने मानव तंत्र का यूनिट है उसमें भोजन जो करते हैं, भोजन में जो भी अपने अवयव होते हैं, वो सारे के सारे अवयव मुख्य रूप से एक 3 भागों में डिवाइड हो जाते हैं जब अपने शरीर में स्टोर होते हैं उस समय। फर्स्ट जो रहता है वो रहता है कार्बोहाइड्रेट, या फिर मैं कह दूं स्टार्च। दूसरा जो रहता है वो रहता है फैट यानी वसा। और तीसरा जो रहता है वो प्रोटीन के रूप में अपने शरीर में स्टोर होता है। अब कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले डिजोल्व होगा, यानी जब भी अपनी कोशिकाओं में जो क्रियाएं होती है ऊर्जा के लिए, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्र की क्रियाएं हैं जो काफ़ी एडवांस है, अपने 10th के लेवल में नहीं है, कभी अपन बायोलॉजी की क्लासों में इनको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। जो सबसे पहले किसका कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी इसका विकृतीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप अपने को ऊर्जा मिलती है। और सर्वाधिक ऊर्जा भी इसी के द्वारा मिलती है, यानी सबसे तेज मात्रा में और सबसे अच्छी ऊर्जा एक बार में इसमें मिल जाती है, लेकिन बहुत जल्दी मिलती है और बहुत ही जल्दी ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यानी तुरंत कोई एनर्जी चाहिए अपने को तो अपन क्या करते हैं, मीठा खाते हैं। और मीठा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट शर्कराएँ हैं सारी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये सारी ये शर्कराएँ हैं। और इन शर्कराओं को अपन किस में लेते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट में लेते हैं। और तुरंत ये कम समय के लिए मिलती है ऊर्जा, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, वो बात है, लेकिन एकदम एनर्जी देती है। कई बार अपन देखते हैं ना कि कई लोगों को
एक दिन भोजन नहीं देते हुए चाय की अगर सेवन करने की कहा जाए तो समय पर उनकी चाय अगर मिल जाती है तो उनमें एनर्जी बनी रहती है, तो वो इसी कारण से ऐसा देखा जाता है। दूसरा जो बात आती है वसा की, जब कार्बोहाइड्रेट का पूरा ऑक्सीकरण हो जाता है तो फिर बात आती है वसा को लेकर, और वसा आवश्यकता से अगर अधिक है तो वो तो क्या बना देगी भाई, मोटापे का रूप ले लेगी, जो हमने पहले पढ़ा है मोटापा। और फिर जो ये इसकी अपेक्षा तो क्या देता है, ऊर्जा भी देता, लेकिन ये इसकी अपेक्षा थोड़ा लंबे समय तक ऊर्जा देता है। मान लीजिएगा, ये एग्जाम्पल के तौर पर बात करता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा 1 घंटे तक चलती है, तो इसका 1 सवा 1.5 घंटा ऐसा मान सकते हैं अपन। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन थोड़ा लंबे समय तक ऊर्जा देता है, लेकिन ये एक्टिव बहुत धीरे होता है, इसको तुरंत एनर्जी देना शुरू कर देता है। ये इसकी अपेक्षा थोड़ा लेट देता है और ये बहुत धीरे धीरे है। जैसे खाना अभी खाया है तो घंटे 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद जब डाइजेस्ट हो जाता है फूड, उस समय बाद इसकी एनर्जी काम में ली जा सकती है। तो ये 3 प्रकार के अवयव होते हैं जो अपने शरीर में, और ये स्टोर होते हैं जो लीवर में जाकर होते हैं। कहाँ पर होते हैं, यकृत में। और यकृत सभी ऑर्गन्स को ये आवश्यकता के या रिक्वायर्ड के अनुसार सप्लाई करता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, वशीय यकृत रोग। और जो वसा होती है वो लिपिड्स में कन्वर्ट होना होती है और वो ऐसा नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये रोग को बढ़ावा देती है। और डाइजेस्ट या फिर मैं कह दूँ पाचन शक्ति के साथ साथ उनमें जो शारीरिक उपापचय क्रियाएँ हैं वो भी क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। तो मुख्य 2 प्रकार के रोग होते हैं, एक तो वशीय यकृत रोग और दूसरा क्या था, यकृत सिरोसिस रोग। इन दोनों रोगों के लक्षण क्या है या इन दोनों रोगों के द्वारा अपने शरीर में क्या इफेक्ट आते हैं, ये बात करूंगा। तो अपन हेडिंग लगा सकते हैं वशीय यकृत रोग या यकृत सिरोसिस रोग के लक्षण, या फिर ऐसा ही लिख दो कि अत्यधिक अल्कोहल के सेवन के दुष्प्रभाव। अल्कोहल के अत्यधिक सेवन के दुष्प्रभाव अपन ये लिख सकते हैं C2H5OH के अधिक सेवन के दुष्प्रभाव, यानी क्या हानियां होती है अगर अल्कोहल या मदिरा का अत्यधिक सेवन कर लिया जाए। तो पहला तो होता है मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। दूसरा मैं कह सकता हूं कि तंत्रिकीय जो समन्वय होना चाहिए था, तंत्रिकीय समन्वय असंतुलित हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करूं प्रतिक्रिया क्षमता क्षीण हो जाती है। और चौथी बात करूं शारीरिक खो जाते हैं। और साथ ही साथ अगर बात करूं तो दुर्घटना की
संभावना जो होती है बढ़ जाती है। मेनली जो कारण थे मैंने आपके साथ साझा किए, इससे अलावा भी कुछ पॉइंट बनाए जा सकते हैं। केवल रटा नहीं लगाना है, आपको कंसेप्ट के साथ किसी चीज़ को समझने की कोशिश करनी है कि अत्यधिक जो C2H5OH यानी मैं कह दूं एथिल एल्कोहल या इथाइल एल्कोहल एक ही चीज़ है। एथिल और मेथिल दो प्रकार के एल्कोहल होते हैं। मानसिक संतुलन अगर बिगड़ जाता है तो आपने देखा होगा कि वो इस प्रकार से चलने का और साथ ही साथ जो वाणी या फिर मैं कह दूं बोलने का जो संतुलन होता है वो इसी के कारण तंत्रिकीय समन्वय इन पूरा शरीर जो होता है वो बैलेंस नहीं कर पाता है। प्रतिरोध क्रिया मैंने अभी आपके साथ साझा की थी। किसी भी क्रिया के प्रति जो क्रिया की जाती है वो प्रतिक्रिया होती है और उसमें ये रिएक्ट नहीं कर पाता, यानी कमजोरी देखने को मिलती है। और दुर्घटना आपने देखा भी होगा कई बार आपने इस नज़ारे को, तो ये सारी के सारी व्यवस्थाएं देखी जाती है एक अत्यधिक लिमिट से ज़्यादा अगर अल्कोहल का सेवन किया जाए तो ये बात थी आपको मदिरा के सेवन को लेकर। बस ज़्यादा कोई विशेष चीज़ें नहीं है, आपके दैनिक जीवन में आपने देखी भी होगी कहीं आजू बाजू। अभी तक जो हम नशीले पदार्थ पढ़ रहे थे उन नशीले पदार्थों में दुष्प्रभाव पड़ा था। सबसे पहला हमने गुटखा पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था तंबाकू, और उसके बाद हमने पढ़ा था मदिरा, और चौथा अपने ग्रामीण परिवेशों में सर्वाधिक जो उपयोग में लिया जाता है वो है अफीम। तो अगली जो नशीले पदार्थ की ओर चलेंगे अपन, वो क्या है? अफीम। तो अगली हेडिंग आप नशीले पदार्थ के समय में लगा सकते हैं। देखो इसके साथ साथ होता क्या है, आपने कई बार ये भी तो देखा होगा ना कि किसी अत्यधिक मदिरा का सेवन किया हुआ प्राणी जो होता है वो क्या करता है कि कुछ ऐसी वाणी का उपयोग कर लेता है, लेकिन जब वो अपने रियल पोजीशन में आता है तब उससे कुछ चीज़ें पूछी जाती है कि आपने कुछ ऐसा हमारे साथ किया था, तो उसको वो चीज़ें याद कम रहती है। यानी इसी के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि इनमें स्मरण शक्ति भी होती है, जो मेमोरी जो होती है वो भी क्या हो जाती है, थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। स्मरण यानी याद रखने की जो शक्ति होती है, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा भी कुछ आपके लहजे के अनुसार आप सूटेबल पॉइंट नोट कर सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंटों के साथ मैंने बात की है। अगली अपनी हेडिंग बात करते हैं अफीम। तो अगली हेडिंग 4 नंबर पर नशीले पदार्थों की ओर चलते हैं और वो रहेगी क्या? अफीम। चौथा नशीला पदार्थ और वो क्या है? अफीम। सबसे पहले बात आती है अफीम का स्रोत क्या है, यानी किससे अफीम प्राप्त होता है अपने से। तो अफीम का स्रोत जो है वो है पेपेवरम सोमनीफेरम नामक एक पादप है, जो भी कौन से कुल का है भाई? सोलेनेसी कुल का एक सदस्य है। सोलेनेसी कुल का पादप है जिसका क्या नाम है भाई? पेपेवरम सोमनीफेरम। पेपेवरम सोमनीफेरम। इस पादप से देखो, आपने एक डोडा नाम भी सुना होगा, डोडा पोस्त। यह भी अपनी राजस्थान की काफ़ी
नशीले पदार्थों में शामिल है। हालांकि अपन इस पार्ट में नहीं बात करेंगे, लेकिन इसको भी आपके साथ थोड़ी साझा कर लेता हूँ। डोडा पोस्ट होता है वो भी इसी पादप के द्वारा प्राप्त किया जाता है। होता क्या है कि अफीम का जो पादप होता है उसमें इस प्रकार का राउंड, लगभग इस गड़े नुमा आकृति की बात करूंगा मैं। कपास का फल आपने कच्ची अवस्था में देखा होगा और इस अवस्था में होता है, और यहाँ पर बहुत सारी कुछ छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स लगी होती है और इसमें वेस्म होते हैं। वेस्म का मतलब होता है जो पार्ट होते हैं वो बीच वाले, आपके इतना डिटेल में नहीं है। अब होता क्या है, जो अफीम प्राप्त होता है, अफीम एक प्रकार का लेटेक्स है। लेटेक्स का मतलब होता है दूध से। अफीम एक प्रकार का क्या है, दूध है। होता क्या है, जब ये इस फल को अपन क्या कहते हैं, पोपी कहते हैं, पोपी। जब ये फल कच्ची अवस्था में यानी हरी अवस्था में होता है, उस समय इसमें क्या किया जाता है, चीरा लगा दिया जाता है। जो बाह्य फल भित्ति होती है ना, उसमें क्या लगा दिया जाता है, चीरा लगा दिया जाता है। और अपन देखते हैं कैलोट्रोपिस प्रोसेरा आँख में हमने कई बार देखा है, जिसमें अपन चीरा लगाते हैं तो हल्का वाइट कलर का लेटेक्स निकलता है। इसमें भी वाइट कलर का ही लेटेक्स निकलता है, लेकिन जैसे ही ये वायु के संपर्क में आता है तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बन जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है, ऑक्साइड हो जाता है ये। तो ये लेटेक्स जो निकलता है, ये लेटेक्स इकट्ठा किया जाता है और यही लेटेक्स हमें क्या कहलाता है, अफीम कहलाता है, जो वायु के संपर्क में आने से ही काफ़ी अच्छा ब्लैक कलर ले लेता है। और ये क्या कहलाता है भाई, अफीम कहलाता है। कई हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में एक प्रथा और भी है। अफीम को क्या आपने देखा होगा अपने परिवेश के आजू बाजू कि अफीम जो मिलता है वो किसी न किसी हल्की ठोस अवस्था में मिलता है, तो उसे बनाया जाता है। उसमें कुछ शुगर की मात्रा ली जाती है और उसके साथ साथ लेटेक्स भी होता है और कुछ आर्टिफिशियल मिलावट भी की जा सकती है इसके अंदर। ये बातें थी आपके अफीम की लेकर। लेटेक्स जो होता है वो क्या होता है, अफीम। अब यहाँ से लेटेक्स निकलने के बाद फिर ये जो सूखी हुई अवस्था में इसके अंदर बीज होते हैं, इन बीजों को निकाल कर पृथक कर लिया जाता है। और जो ये सूखी अवस्था में जो फल भित्ति होती है, बाह्य फल भित्ति होती है, यानी आपसे पूछ ले कि लेटेक्स कहाँ से प्राप्त होता है या फिर अफीम कहाँ से प्राप्त होता है, तो अपन ये कह सकते हैं कि पेपेवरम सोमनीफेरम प्लांट के पोपी के फल भित्ति से। पोपी क्या होता है, कच्चा फल जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं, पोपी। पोपी की बाह्य फल भित्ति से प्राप्त होता है, और वो किसके रूप में होता है भाई, लेटेक्स के रूप में। और ये वायु के जितना ज़्यादा संपर्क में होता है उतना ही ये गाढ़ा होता जाता है। जब निकलता है तो एक शीर या लेटेक्स के रूप में निकलता है, और उसके बाद में ये क्या करता है भाई, धीरे धीरे जितना वायु के ज़्यादा संपर्क में रहेगा उतना ही ये क्या हो जाता है, स्कंदित होता जाता है या फिर जमता जाता है, ऐसा बात। और ये जो लेटेक्स निकलने के बाद जो खाली फल का बाह्य भित्ति होता है उसे अपन कहते हैं डोडा पोस्ट। क्या कहा जाता है, डोडा पोस्ट। इस डोडा पोस्ट का भी उपयोग नशीले पदार्थ के रूप में किया जाता है, लेकिन अपन यहाँ पर बात नहीं करेंगे इसकी। यानी एक बात क्लियर हो गई होगी कि सोलेनेसी कुल का पादप है जिसका नाम क्या है भाई, पेपेवरम सोमनीफेरम, और उसके द्वारा कौन कौन से लेटेक्स प्राप्त होता है, उस लेटेक्स को ही अपन क्या कहते हैं, अफीम कहते हैं। और अफीम निकालने के बाद जो शेष फल भित्ति बचती है फल की, वो क्या कहलाती है, डोडा पोस्ट कहलाती है। और सूखी हुई अवस्था में इसका उपयोग नशीले पदार्थ के रूप में किया जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है अफीम का फल क्या कहलाता है, तो याद रहे आपको, पोपी कहलाता है। क्या कहलाता है, पोपी। आगे की बात करते हैं कि कौन कौन से एल्केलॉइड निकलते हैं, तो याद रहे आपको अफीम, अफीम में पाए जाने वाले एल्केलॉइड, अफीम में पाए जाने वाले एल्केलॉइड। तो देखो अफीम में जो एल्केलॉइड पाए जाते हैं, फर्स्ट एल्केलॉइड की बात करूं तो देखो मार्फिन और कोडीन दोनों तो जानते ही हैं आप। मार्फिन भी होता है और दूसरा क्या होता है,
कोडीन होता है। क्या होता है? इसके अलावा तीसरा जो होता है वो होता है थीवेन। क्या होता है? थीवेन। चौथा अगर बात करूं तो पेपेवरीन। क्या पाया जाता है? पेपेवेरिन। ये मुख्यतः 4 एल्केलॉइड पाए जाते हैं, इससे अलावा भी होते हैं छोटे, लेकिन इतना डिटेल अपने है नहीं। मैं केवल इन्हीं चारों की बात करूंगा, मार्फिन, कोडीन, थीवेन और पेपेवरिन। ये मुख्यतः, और जो ज़्यादा मात्रा में जो होता है मार्फिन और कोडीन की देखी जाती है। फिर समझ लें, एल्केलॉइड पाए जाते हैं। एल्केलॉइड केमिकल कंटेंट होता है और उसमें मार्फिन, कोडीन, मार्फिन का उपयोग दवाओं के रूप में भी किया जाता है, ध्यान रहे आपको, कोडीन का भी किया जाता है, थीवेन का भी किया जाता है और पेपेवरिन का भी किया जाता है। और आपको पता ही है, अफीम का सेवन एक निंद्राकारी औषधि के रूप में काफ़ी अच्छी तरीके से किया जाता है। और अभी तो शिक्षित वर्ग हो गया है, पुराने समय में ग्रामीण परिवेश में जो माता होती थी वो अपने शिशु को सुलाने के लिए या फिर लंबे समय तक सोने के लिए अफीम का सेवन करवाती थी। मार्फिन, कोडीन, थीवेन और पेपेवरिन 4 प्रकार के एल्कलॉइड है। इससे ज़्यादा भी है, लेकिन मैंने मैन जो थे उनकी बात की। एक आपसे कभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपसे ये पूछ ले निकोटीन, तो याद रहे आपको निकोटीन इसमें से नहीं प्राप्त होता है, ध्यान दें आप। निकोटीन टूवेकम नामक एक प्लांट है, उससे प्राप्त होता है, जबकि हम प्लांट कौन से की बात कर रहे हैं? पेपेवरम सोमनीफेरम की बात कर रहे हैं, जो क्या है? अफीम का है। इससे निकोटीन नहीं होता। टूवेकम जो हमने पीछे पढ़ा था तंबाकू का, उससे क्या प्राप्त होता है? निकोटीन प्राप्त होता है। क्लियर है? ये 4 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं। आगे मैं बात करता हूँ आपके साथ अफीम के द्वारा जो शरीर में प्रभाव आते हैं उनकी बात करता हूँ। अफीम के सेवन से शरीर पर होने वाले प्रभाव, फर्स्ट जो होता है अत्यधिक उत्तेजना। अत्यधिक क्या होती है? उत्तेजना होती है। दूसरा दर्द निवारण। यानी कोई दर्द होता है, पेन होता है, तो इसका ज़्यादा सेवन करने से पता नहीं चलता फिर अपने को। तीसरा, इसमें विशेष ध्यान दें कि मानसिक संतुलन ज़्यादा बिगड़ता नहीं है। मानसिक संतुलन ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये निंद्राकारी हो सकता है। निंद्राकारी और लिवर को और इनको तो इफेक्ट करता है, लेकिन उतना नहीं करता है जितना करना चाहिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो किडनी होती है उसमें थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट डालता है, लेकिन अपन कह सकते हैं कि अत्यधिक उत्तेजना, दर्द निवारण, निंद्राकारी आदि ये क्या करते हैं? इसके मुख्य कारण है। आगे बात करूंगा अन्य नशीले पदार्थों को लेकर। आगे जो बात करूंगा वो अन्य नशीले पदार्थों को लेकर करूंगा, और अन्य नशीले पदार्थों में सबसे पहले बात करता हूं आपके साथ हेडिंग लगा सकते हैं आप, अन्य नशीले पदार्थ। अन्य नशीले पदार्थ पूछ ले कौन कौन से हैं, तो पहला अपन लिख सकते हैं कोकीन, चरस, भांग,
गांजा, हेरोइन, LSD, कोकीन, चरस, भांग, गांजा, हेरोइन, LSD इत्यादि हैं जो अन्य नशीले पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। आपसे अगर कोई पूछ ले LSD की फुल फॉर्म, LSD की फुल फॉर्म पूछ ले आपसे, तो आपको बताना है लार्सेजिन एसिड डाईएमाइड या डाईइथाइल एमाइड, इथाइल एमाइड पूरा साथ में होता है। लार्सेजिन एसिड डाईएथाइल एमाइड की बात की जाती है। LSD की अगर फुल फॉर्म आपसे कोई पूछ ले, लार्सेजिन एसिड डाईएथाइल एमाइड। क्लियर है? ये अन्य, अब क्यों किया जाता है इनका उपयोग भी, तो वो भी आनंद की अनुभूति के लिए और अपने जो जिज्ञासाएं होती है फिर, या फिर मैं कह दूं जो मानसिक तनाव होते हैं उनको कम करने के लिए, इन प्रकार की मानसिक तनाव को कम करने की ऐसी भ्रम होता है, बाकी होता कुछ भी नहीं है कम, लेकिन भ्रम के रूप में इनको क्या किया जाता है, ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। ये अन्य नशीले पदार्थ हैं। और लेकिन वर्तमान समय में नशीले पदार्थों के तौर पर कुछ दवाओं का भी दुरुपयोग हो रहा है। जैसे हाल ही में काफ़ी चर्चित रही है कोरेक्स, जो खांसी की एक दवाई रहती है, काफ़ी निंद्राकारी होती है, थोड़ा मीठा होने के कारण आज के बच्चे उसका ज़्यादा सेवन करता है और लंबे समय तक निंद्रा की अवस्था में रहते हैं। तो मैं अब जो बात करूँगा नशीले पदार्थों में, वो करूँगा दवाओं का दुरुपयोगों को लेकर। एक बार फिर बता दें कि हम बात क्या कर रहे थे, मानव स्वास्थ्य को लेकर कर रहे हैं, मानव स्वास्थ्य। और मानव स्वास्थ्य में हमने पीने योग्य जल की बात की थी। उसके बाद हमने किसकी बात की भाई, दूषित जल के दुष्प्रभाव क्या है, और दूषित जल के दुष्प्रभाव के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, जीवाणुजन्य कौन कौन से हैं, विषाणुजन्य कौन से हैं, प्रोटोजोआजन्य कौन से हैं, और कर्मीजन्य कौन से हैं। उन सभी रोगों के बारे में बात करते हुए हमने एक विशेष रोग की बात की जो नारो या बाला रोग था। उसके बाद हमने बात किसकी की है, उसके बाद हमने बात की है नशीले पदार्थों का सेवन। और नशीले पदार्थों के सेवन में हमने किसको लिया, सबसे पहले तंबाकू को लिया, सॉरी मोटापा और रक्तचाप हमने बीच में और पढ़ा था। नशीले पदार्थों में हमने तंबाकू को लिया, गुटखा लिया, और फिर हमने किसकी बात की, मदिरा की और उससे आगे अपन चलें और उसमें अफीम था। अफीम के अलावा भी ये इतने प्रकार के जो आपके साथ मैंने बात की है, ये क्या होते हैं, नशीले पदार्थ होते हैं। अब जो बात करेंगे अपन वो करेंगे कि दवाओं का, जो दवाई होती है मेडिसिन्स, दवाओं का दुरुपयोग, उपयोग ना करके उनका क्या किया जाता है, दुरुपयोग। और दुरुपयोग किसके, नशीले पदार्थों के रूप में अगर कोई उपयोग करता है तो वो दुरुपयोग है। अगर किसी रोग को निवारण के लिए उपयोग में करता है तो वो दुरुपयोग की श्रेणी में नहीं आता है। और ये दवाओं का जो दुरुपयोग है ये अपन अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।